हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी तक ब्रिटिश मुगल्स के हिस्ट्री के बारे में, औरंगजेब के बाद से मुगल में जितने इम्पोर्टेंट रूलर्स आए थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, मुगल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, केरला और भी बाकी कई रूलर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल के रूलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बंगाल में औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की 1707 में जब डेथ हो गई थी, उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को इस्टेब्लिश किया था। वहाँ पे मुर्शिद कुली खान बंगाल के नए नवाब बन गए थे और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का जो कैपिटल था उसको ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया था। और मुर्शिद कुली खान ने ही इजारा सिस्टम की भी शुरुआत कर दी थी। और मुर्शिद कुली खान के बाद शुजा-उद-दौला वहाँ बंगाल के नवाब बने थे। और शुजा-उद-दौला के बाद सरफराज खान बंगाल के नवाब बने थे। और सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में युद्ध भी हुआ था गिरिया में 1746 में, जिसको बैटल ऑफ गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अलीवर्दी खान ने यूरोपियंस को हनी बीज मतलब मधुमक्खी कहकर भी वो किया था, कंपेयर किया था मधुमक्खी से अलीवर्दी खान ने, क्योंकि अलीवर्दी खान ने कहा था कि अंग्रेज़ जो हैं वो मधुमक्खी की तरह हैं। अगर आप इन्हें परेशान या करेंगे या छेड़ेंगे तो फिर ये काटने लगेंगे, अगर आप नहीं परेशान करेंगे तो ये आपको शहद देंगे। और फिर इनके राज्य के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बने थे तो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बंगाल में हुए थे, जैसे कि इवेंट ऑफ ब्लैक होल एक इवेंट हुआ था 1756 में। इसमें क्या हुआ था, फोर्ट विलियम पे हुआ था कि फोर्ट विलियम में कुछ लोगों को 146 लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया था और फिर उसमें कई लोग, बहुत ज़्यादा लोग मारे भी गए थे। और वो कमरा काला का पूरा अंधेरा था, इसलिए उसको इवेंट ऑफ ब्लैक होल भी कहते हैं। और इसको हॉलवेल ने इसे बताया था इसके बारे में। और इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को भी सिराजुद्दौला के ही समय में हुआ था। इसके बाद हम लोगों को अवध के बारे में डिस्कस करना है। अब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग बैटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस समय हम लोग सिर्फ स्टेट्स के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू ले रहे हैं। और अवध जो लखनऊ के वर्तमान में लखनऊ के आसपास का एरिया, उसे उस समय अवध कहा जाता था। इसे सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में वो किया था, फाउंड किया था। और ये 1731 में मर गया था। और इसने फैज़ाबाद को अवध का कैपिटल यानी वहाँ का कैपिटल बनाया था। और जब सादत खान बुरहान उल मुल्क अवध का राजा था तो उस समय मोहम्मद शाह मुगल का राजा मोहम्मद शाह ही था। फिर सादत खान बुरहान उल मुल्क के बाद सफदर जंग अवध का राजा बनता है। इसके बाद शुजा-उद-दौला बनते हैं। उसके बाद शुजा-उद-दौला के समय में ही बैटल ऑफ बक्सर और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। और इन दोनों बैटल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बैटल्स के बारे में एक सेपरेट रिव्यू लेंगे तो। और शुजा-उद-दौला के बाद आसिफ-उद-दौला अवध के राजा बनते हैं। इन्होंने फैज़ाबाद से लखनऊ कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था और इन्होंने
लखनऊ में जो इमामबाड़ा है उसे भी बनवाया था। अब अवध का ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। अब इसके बाद अवध का सबसे आखिरी जो राजा था उसका नाम था, रूलर था, उसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय में जब उनका राज शासन था तो उसी समय डलहौजी ने उनको मिसकंडक्ट के लिए वो चार्ज कर दिया, आरोप कर दिया, और इसके बाद ही अवध जो है यूरोपियन एम्पायर में मिल गया। ठीक है, अवध अब मिल गया। अब इसके बाद हम लोग डेक्कन और हैदराबाद के बारे में डिस्कस करते हैं। हैदराबाद जो है निज़ाम उल मुल्क के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इनको चिंकलिज खान भी कहा जाता था। अब निज़ाम उल मुल्क के द्वारा वो स्थापित किया गया था हैदराबाद। और जो वहाँ का और मुग़ल जो निज़ाम उल मुल्क था वो मोहम्मद शाह उस समय मुग़ल का राजा था। मोहम्मद शाह की फिकल माइंडनेस से जो हम लोग ने डिस्कस किया था मुग़ल रूलर्स में, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो मोहम्मद शाह था उसके फिकल माइंडनेस की वजह से निज़ाम उल मुल्क ने मुग़ल दरबार छोड़कर साउथ में आकर हैदराबाद की स्थापना की थी। तो जब मुग़ल रूलर जो था अब जो चिंकलिश खान था उसने मुग़ल गवर्नर को, जो कि सुकुल खेड़ा में जो मुग़ल गवर्नर था 1734 में, उसको हरा दिया। जब मुग़ल गवर्नर हार गया चिंकलिश खान से तो उसके बाद जो मुग़ल रूलर मोहम्मद शाह था वो डर के मतलब चिंकलिश खान से वो डर गया और उसके बाद उसने चिंकलिश खान को असफ जहां की टाइटल दे दिया था। और इसके बाद और जो चिंकलिश खान यानी निज़ाम उल मुल्क था वो तुरानी फैक्शन का ग्रुप था। उस फैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 1724 में सैयद ब्रदर्स ने और निज़ाम उल मुल्क ने सैयद ब्रदर्स को हराने में मदद भी की थी। और 1720 से 1722 के बीच में इसका दक्कन के ऊपर भी कंट्रोल था। और 1722 से 1724 के बीच में ये मोहम्मद शाह का वज़ीर बन गया और ये हिंदुओं के प्रति बड़ी टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाया था। हिंदुओं के प्रति बड़े ही टॉलरेंट था। इस तरीके से टॉलरेंट था कि एक हिंदू पूरन चंद था वो उनका दीवान भी था। अब इनकी डेथ जो थी वो 1748 में हो गई थी। अब इसके बाद हैदराबाद मतलब अब वो जो इसके बाद जो राजा आए थे वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि इसके बाद कर्नाटक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कर्नाटक जो था वो मुगल दक्कन का एक सूबा था और निज़ाम जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके अंडर में भी आता था। अब जो सबसे पहले नवाब थे इनके, उनका नाम था शहादतुल्लाह खान। शहादतुल्लाह खान कर्नाटक के सबसे पहले नवाब थे। ठीक है, अब इन्होंने दोस्त अली को अपना जो उनके नेफ्यू थे उनको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक बैटल ऑफ कर्नाटक 1744 से 1763 में होता है जिसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद मैसूर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैसूर जो था वो विजयनगर एम्पायर के द्वारा 1612 में इस्टेब्लिश किया गया था। जब 18वीं सदी में यहाँ का मैसूर का जो राजा था वो चिक्का कृष्ण राज बना था, चिक्का कृष्ण राज। लेकिन जब ये राजा बना था लेकिन असली जो पावर थी वो नंदराज और देवराज में थी। अब नंदराज को सर्वाधिकारी भी कहते थे और नंदराज को सर्वाधिकारी भी कहा जाता था और देवराज को दुलवई भी कहा जाता था। अब हैदर अली अब मैसूर के बाद अब हैदर अली 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ था। ये मैसूर के राजा बने थे, इंपॉर्टेंट राजा हैं ये। हैदर अली अब के बारे में डिस्कस करते हैं अब लोग। तो हैदर अली जो थे 1721 में इनका जन्म हुआ था। चूँकि ये इलिटरेट थे और अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, और इसी वजह से ये मैसूर आर्मी में बड़े ही छोटी पद पे इन्होंने अपना शासन शुरू किया
ये बड़े ही ब्रिलियंट कमांडर बहुत ही तेज था ये, और बहुत ही स्ट्रीट डिप्लोमेट था, बहुत ही क्लेवर डिप्लोमेट था। और इसने मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना की थी। कहाँ पे? फोर्ट डिंडीगढ़ में स्थापना की थी फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद से 1955 में। और इसने वेस्टर्न जो ट्रेनिंग थी उसका बड़ा ही फ़ायदा उठाया, और इसने अपनी आर्मी में इसे अडॉप्ट भी किया था। 1961 में इसने ननराज जो राजा था उसको हरा दिया और अपने राजा बन गया। और ये रिलीजियसली टॉलरेंट था, ये हिंदू और मुस्लिमों के प्रति भेदभाव नहीं करता था। और सेकंड मैंगलो मैसूर वॉर में लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका लड़का टीपू सुल्तान वो मैसूर का अगला राजा बनता है। और जो टीपू सुल्तान था वो एक इनोवेटर किस्म का राजा, इनोवेटर था। वो समय के साथ उसकी नीति थी कि हमें हमेशा समय के साथ बदलते रहना चाहिए। और ये एक ब्रिलियंट कमांडर भी था। इसने न्यू कैलेंडर, न्यू कॉइनेज सिस्टम, मतलब नई कॉइनेज की जो पद्धति थी उसको भी लाई थी, नई कॉइनेज की पद्धति भी लाई थी। और भी नए नए जो बदलाव होते थे इसने अपने अपने उसमें अपनाए थे। और वेट और मेजरमेंट की भी इसने सिस्टम किया था। और इसकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें रिलीजन, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स और भी कई तरीके की बुक्स उसमें थी। ठीक है। और इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बड़ा ही इंटरेस्ट दिखाया, इसीलिए उसने ट्री ऑफ लिबर्टी थी उसको श्रीरंगपट्टम में स्थापित की थी। ठीक है। और ये जैकोबिन क्लब का एक मेंबर भी बन गया था। और उसने पोलीगार्स को एलिमिनेट कर दिया था, मतलब हटा दिया था। पोलीगार क्या थे? पोलीगार मतलब इंटरमीडिएटरी, यानी कि जो मध्यस्थता करते थे राजा और पीजेंट्स के बीच में, जैसे जमींदार और जागीरदार आदि जो लोग थे, ये लोग राजा और जो किसान था उनके बीच में रहकर टैक्स की वसूली करते थे। इसको इन्होंने हटा दिया था। और इसने मॉडर्न नेवी की भी स्थापना की 1746 में। और हिंदुओं के प्रति बड़ा ही टॉलरेंट था। और उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी चलाने की कोशिश की थी। वेस्टर्न कंपनी के तर्ज पर इसने खुद की कंपनी भी चलाने की कोशिश की थी। इसने बाहर की दूसरी कंट्रियों के साथ ट्रेड भी किया था, जैसे कि चाइना के साथ, और अलग अलग कंट्रियों के साथ इसने ट्रेड की भी शुरुआत की थी। और इसने फ्रांस, टर्की और भी कई देशों में अपने वो दूत भेजे थे, मिशनरीज दूत भेजे थे। और इसने श्रीरंगेरी टेम्पल की भी स्थापना की थी। क्योंकि ये रिलीजियसली टॉलरेंट था तो इसने श्रीरंगेरी टेम्पल की भी स्थापना की थी। और श्रीरंगनाथ टेम्पल जो था इसकी भी स्थापना की थी। अब जो श्रीरंगनाथ टेम्पल था ये इसके जो किला था उसके बहुत ही पास था, तब भी इसने इसकी स्थापना करने में बड़ी मदद की, पैसे की, आर्थिक रूप से इसकी सहायता की थी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग केरल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब केरल जो है ये 4 इसमें बटा हुआ था, 4 क्षेत्रों में बटा था। पहला तो कालीकट था, और चिरक्कल था, और कोचिन था, और त्रवणकोर था। अब ये सब राजा थे अलग अलग। यहाँ पे जमोरिन राज करता था, जिसमें हम पुर्तगीज जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि जब पुर्तगीज आए थे तो सबसे पहले जो पुर्तगीज का आया था उसने जमोरिन से ही इजाज़त, जो वास्को दी गामा आया था वो जमोरिन से ही उन्होंने इजाज़त मांगी थी भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। अब लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें त्रवणकोर है। त्रवणकोर का जो पहला राजा था उसका अब इम्पोर्टेंट राजा था वो मार्तंड वर्मा था। मार्तंड वर्मा 1729 में त्रवणकोर का राजा बनता है। मार्तंड वर्मा जो था उसने डच को भी हराया था। इतना पावरफुल था, इसकी स्ट्रांग आर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा अपनी स्ट्रांग आर्मी रखा था। और इसी वजह से इसने डचों को भी हरा दिया था। और इसने एक मॉडर्न आर्सेनल भी रखा था। और जो इसकी आर्मी थी वो वेस्टर्न मॉडल पर आधारित थी। इसने रोड्स, कैनाल्स और फॉरेन ट्रेड पर भी बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। और मर्तंड वर्मा के बाद राम वर्मा इनको सक्सीड करते हैं। जो राम वर्मा थे ये एक स्कॉलर थे, पोएट थे, और एक बड़े म्यूजिशियन, अच्छे से बहुत म्यूजिशियन भी थे, एक्टर भी थे, और ग्रेट कल्चर में इनका बड़ा ही इंटरेस्ट था।
और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी जो राम वर्मा थे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो इंग्लिश ब्रिटेन में जो प्रेस थी वहाँ पे जब भी कोई इंग्लिश न्यूज़ वो छपता था आर्टिकल, उसे हमेशा वो पढ़ते थे। तो इनका इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हम लोग अब बंगाल, अवध और हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर के बारे और केरल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग राजपूत, जाट्स और बंगाल, पठान और रोहिलास के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।